हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के क्रैकर में। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी उत्तराखंड के यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं दोस्तों, उसमें हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें दोस्तों, बिना स्किप किए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मैं बहुत अच्छे लेवल और कहीं ना कहीं हर ये काफ़ी बार दोस्तों किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं इसमें आपको एक भी ऑप्शन आपका इसमें छूटेगा नहीं, उसमें मैं आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। इससे आपको 10 क्वेश्चन के साथ साथ मान के चलिए आप 30 से 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और प्लीज़ चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, और और दूसरे दोस्तों और ग्रुपों तक वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, गोखले नामक आभूषण पहना जाता है। गोखले नामक आभूषण पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कलई, ऑप्शन नंबर बी है बाजू, ऑप्शन नंबर सी है नाक, और ऑप्शन नंबर डी है गला। बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोखले नामक आभूषण जो पहना जाता है वो पहना जाता है बाजू में, ठीक है। चलिए इसके दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कलाई, ठीक है, तो कलाई में पहना जाता है क्या क्या, आप धगुले हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। धगुले हो गया दोस्तों, पौंछी हो गया, ठीक है, पौंछी हो गया। दोस्तों राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी दोस्तों, उसके लिए सॉरी। अभी मैं आपको फिर अच्छे से बोल के भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने, ठीक है। तो कलाई में कौन कौन से पहने जाते हैं, धगुले, पौंछी आदि आभूषण ये कलाई में पहने जाते हैं। और जो इसका बी ऑप्शन है गोखले, वो बाजू में पहने जाने वाला है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, नाक में पहने जाने वाले आभूषण। आपको पता ही होगा दोस्तों नाक में क्या क्या पहने जाते हैं। एक तो आपका नथ हो गया, नथ, ठीक, नथ जिसको नथुली भी बोलते हैं, और फूली हो गया, ठीक है, फूली हो गया, यानी नथ, नथुली, फूली ये कहाँ पे पहने जाने वाले आभूषण है, नाक में। और ऑप्शन नंबर डी है गला, गले में पहना जाता है आपका गुलूबंद हो गया, तिमड़िया हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गुलबंद, ठीक है, गुलबंद हो गया और तिमड़िया, गुलबंद हो गया, तिमड़िया हो गया, ये कहाँ पे पहने जाने वाले आभूषण है, गले में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। इसमें बताना है कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो ये आपने पढ़ी होंगी। ऑप्शन नंबर ए भोटिया, बी है थारू, सी है बोक्सा। तो ये आपको पता ही होगा, ये दोस्तों तीनों के तीनों उत्तराखंड की है, भोटिया भी और थारू भी और बोक्सा भी।
ये तीनों के तीनों जनजाति उत्तराखंड की है, बाकी जो इसमें ऑप्शन डी बचता है वो नहीं है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि ये उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, नाग जनजाति। अब क्वेश्चन बनता है तो ये कहाँ की होगी, तो ये जो होगी जनजाति है नागालैंड की जनजाति, ठीक है। कहाँ की, नागालैंड स्टेट की ये जनजाति है, नाग जनजाति। चलिए दोस्तों, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प, फैन कमल या ब्रह्म कमल या फिर हिमालयन पॉपी या फिर पोटेंटला। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पाया जाने वाला फूल है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फैन कमल। फैन कमल ये सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाने वाला फूल है। इसकी जो ऊंचाई रहती है दोस्तों, ये जो पाया जाता है 16,000 से लेकर 18,000 फीट तक, ठीक है। 16,000 से लेकर 18,000 फीट तक ये पाया जाता है। 16,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक ये पाया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर भी है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जो कि दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है ये, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। और ये जो पाया जाता है ये 3,000 से 4,500 सॉरी 3,000 से जो लेकर जो है, हाँ 4,500 मीटर तक ये पाया जाता है हाइट पे, ठीक है। और ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये दो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। ये हिमालयन पॉपी ये पुष्प नहीं, ये एक गिद्ध होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि ये भी काफ़ी हाइट पे पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है। अलकनंदा, गोमती या फिर रामगंगा या फिर पूर्वी नयार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से निकलती है, गैरसैंण के समीप इसका उद्गम स्थल है। गैरसैंण के समीप कहाँ पे हो जाएगा, दूधातोली पर्वत श्रेणी, ठीक है। कहाँ पे, दूधातोली पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रेणी जो कि कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल दूधातोली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से ये निकलती है रामगंगा नदी, ठीक। और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ मूव करते हैं। अलकनंदा, अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, यानी कि अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ से, सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है। सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी, गोमती नदी निकलती है गोमत नामक ताल से, ठीक है। कहाँ से, गोमत नामक ताल से, गोमत नामक ताल से। और इसको फुल्लर झील भी बोला जाता है, गोमत ताल को फुल्लर झील भी बोला जाता है। और ये गोमती जो नदी है ये है आपका यूपी की नदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये नदी है गोमती नदी, जो कि गोमट ताल यानी फुल्लर झील से निकलती है। अगला ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी नयार। पूर्वी नयार भी ये भी यहीं से निकलती है दोस्तों, दूधातोली पर्वतमाला से, ठीक है। दूधातोली पर्वतमाला से ये निकलती है पौड़ी से, जहाँ से ये निकलती है आपकी रामगंगा, ठीक है। वहीं से ये पूर्वी नयार भी निकलती है। और ये
गंगा नदी की सहायक नदी भी है। पूर्वी नयार ये गंगा नदी की सहायक नदी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें कितनी है? उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 30 है या फिर 71 है या 70 है या फिर 85 है? तो इसका राइट आंसर होगा 70। क्या होगा? राइट आंसर 70 है दोस्तों, ठीक है। अगर ऑप्शन में 70 ना होता, 71 होता ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो, तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाता आपका, उस कंडीशन में ये राइट होता, ठीक है। वैसे 71 होती है दोस्तों, क्योंकि एक जो होती है अलग से एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा जो नामित किया जाता है एक सदस्य, ठीक है। वैसे टोटल तो 70 होती हैं, लेकिन एक एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य इसमें नामित किया जाता है। इस प्रकार फिर टोटल 71 हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही वैसे सी था, ठीक है। कुल विधानसभा सीटें 70 हैं और एक अगर वो अलग से दोस्तों इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी, किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर ए कार्यट, ऑप्शन नंबर बी है मानसिंह, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर। आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा मानसिंह इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक हरिद्वार की नींव मानसिंह ने रखी थी। और हरिद्वार में जो दोस्तों हर की पेड़ी है उसका जीर्णोद्धार पूछा जाएगा तो वो भी किसने कराया था? मानसिंह ने, ठीक है। मानसिंह ये अकबर के सेनापति थे दोस्तों, बादशाह अकबर के, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन ए देख लेते हैं इसमें जहांगीर। तो जहांगीर दोस्तों ये कब आया था हरिद्वार में? 1608 में, ठीक है। सॉरी, कार्यट नहीं है, क्या है? हाँ कार्यट, जहांगीर अभी नहीं, ऑप्शन ए में कार्यट है। तो कार्यट जो दोस्तों आया था ये आया था 1608 में हरिद्वार। कब आया था ये? 1608 में आया था कार्यट हरिद्वार। किस टाइम पे आया था? जहांगीर का शासन काल था उस टाइम पे दोस्तों, 1608 में। 1608 में कौन? टॉम कार्यट इसका पूरा नाम है दोस्तों, टॉम कार्यट आया था हरिद्वार में जहांगीर के शासन काल में, ठीक। ये आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और सी ऑप्शन है जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में आप याद रख सकते हो, ये इसका जन्म 30 अगस्त को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 30 अगस्त को हुआ था, 30 अगस्त 1569 को, ठीक है। 30 अगस्त 1569, ठीक है। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और जहांगीर जो हरिद्वार आया था वो आया था 1620 में, ठीक है। कब आया था? 1620 में हरिद्वार आया था जहांगीर भी 1620 में, ठीक। तो चलिए ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। अकबर दोस्तों पता ही होगा आपको, जहांगीर के जो पिता थे वो अकबर थे, ठीक है, जिसकी हमने अभी चर्चा की ऑप्शन सी की। तो जहांगीर के पिता थे अकबर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1592 को, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1592 को।
15 अक्टूबर 1592 को हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अमरकोट, अमरकोट में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये याद होगी। होंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पोंटा नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों आभूषण से फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें, पोंटा नामक आभूषण पहना जाता है। हाथ में पहना जाएगा या फिर कान में या फिर नाक में या फिर पैर में? पोंटा आभूषण किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये पहना जाता है पैर में। ठीक है, पैर में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। और सी ऑप्शन, नाक, नाक में आपको अभी पता ही है, अभी बताया था मैंने, नथुली हो गया जैसे कि। ठीक है, नथुली हो गया, फूली हो गया। ठीक है, ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी, कान, कान में पहने जाने वाला जो आभूषण है दोस्तों, तुंगल हो गया जैसे। ठीक है, तुंगियल, ये कान में पहना जाने वाला है तुंगियल। और हाथ में पहना जाने वाला दोस्तों धामूल, पोंची, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, एक सारे के सारे अभी हमने ये डिस्कस किए थे, धामूल और पोंची वगैरह ये हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, तो पोंटा नामक आभूषण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। तो उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 2, सॉरी दोस्तों ऑप्शन में 8 है नहीं, ऑप्शन में शायद गलत है, ऑप्शन गलत है दोस्तों इसके। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 प्रकार के। ठीक है, कितने होंगे? 8 प्रकार के, 8 प्रकार के दोस्तों टोटल वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको याद रखना है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कुल 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय हो गया जैसे। ठीक है, क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय हो गया और उष्ण कटिबंधीय हो गया, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय हो गया। ठीक है, और अगला हो गया आपका आर्द्र पतझड़ हो गया। ठीक है, आर्द्र पतझड़, आर्द्र पतझड़ हो गया। ठीक है, और आपका कोणधारी हो गया, कोणधारी हो गया। ठीक है, और पर्वतीय शीतोष्ण हो गया, पर्वतीय शीतोष्ण, पर्वतीय शीतोष्ण वन हो गया। ठीक है, और अगला होगा 7वां उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन हो गया। और 8वां उप अल्पाइन या एल्पाइन वन। ठीक है, क्या हो गया? 8वां कौन सा होगा? उप एल्पाइन, उप एल्पाइन या फिर एल्पाइन वन। ठीक है, ये होगी 8। वैसे दोस्तों ये जो है ये क्या है? वन के प्रकार, इसमें फिर आपके बहुत सारे वन आ जाते हैं दोस्तों।
अलग अलग जो कैटेगरी दी गई है दोस्तों। उपोष्ण कटिबंधीय वन में भी आपके बहुत सारे वन आ जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वन में भी आपके अलग अलग टाइप के वन आ जाएंगे, कोणधारी में भी अलग अलग। तो ये जो 8 कैटेगरी के दोस्तों ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी फिर इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वन आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है। हाइट हो गया आपका, और उसमें फिर हाइट, जलवायु वगैरह उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के फिर ये बहुत सारे वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने, ये आपको याद रखना है कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 8 प्रकार के, ठीक है। चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है? दैनिक पत्र बद्री विशाल, ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित होता है ये आपको बताना है। बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका, हरिद्वार से प्रकाशित होता था ये। कौन सा? बद्री विशाल। और बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए में उत्तरकाशी है, इसको यहाँ से नहीं होता था दोस्तों कोई भी। और नैनीताल है, नैनीताल से आप याद रख सकते हो युग, सॉरी नैनीताल से तो आपको समय विनोद, ठीक है। नैनीताल से जो निकलता था वो था आपका समय विनोद, समय विनोद जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था वो होता था नैनीताल से। और कब निकला था ये? 1868 में, ठीक है। 1868 में समय विनोद जो समाचार पत्र था वो नैनीताल से हो जाएगा, नैनीताल से निकला था, ठीक है। ये याद रखने दोस्तों, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी आपका देहरादून, तो देहरादून से याद रख सकते हो आप युगवाणी, ठीक है। कौन सा? युगवाणी। देहरादून से युगवाणी समाचार पत्र निकला था, जो कि कब निकला था? 1947 में, ठीक है। 1947 को, 1947 को युगवाणी कहाँ से हो जाएगा? देहरादून से निकला था। और इसका जो संपादन किया था वो किया था भगवती प्रसाद मंत्री ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, भगवती प्रसाद मंत्री ने, ठीक है। भगवती प्रसाद मंत्री ने इसका प्रकाशन किया था, संपादन किया था युगवाणी का, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैनिक समाचार पत्र बद्री विशाल, ये हो जाएगा हरिद्वार। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी, ऑप्शन नंबर बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी है अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित
पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा, अल्मोड़ा में स्थित है ये, ठीक है। और अल्मोड़ा में जो है याद रखना इसको आप, सेंट्रल लॉज नामक भवन में ये संग्रहालय है, ठीक है। कहाँ पे, सेंट्रल लॉज नामक भवन, सेंट्रल लॉज भवन में ये संग्रहालय स्थित है आपका, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में सेंट्रल लॉज नामक भवन में, ठीक है। और पिथौरागढ़ में कौन सा संग्रहालय हो जाएगा आपका, पिथौरागढ़ में है आपका आदिवासी विरासत संग्रहालय हो गया जैसे, ठीक है। एक याद रख सकते हो आप, आदिवासी विरासत संग्रहालय, आदिवासी विरासत संग्रहालय मुनस्यारी पिथौरागढ़ में हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें कि हमने सारे के सारे इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इससे आपको याद करने में और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और आपको इसके साथ साथ बहुत सारे अलग से क्वेश्चन याद हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट याद हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, और कमेंट भी कर दें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।